Good morning students and my dear friends. Today is 23rd of December 2022 Friday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको इकोनॉमिक टाइम, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस की सेपरेट पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। मोटिवेशन ऑफ द डे इज पॉजिटिव थिंकिंग विल लेट यू डू एवरीथिंग बेटर देन नेगेटिव थिंकिंग विल। और आज के मिंट पेपर की ये अप्रॉक्सीमेटली 9 न्यूज़ हेडलाइंस हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड के सेक्शन में हम आज 8 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि इंडियन इकोनॉमी और डिफरेंट बिजनेस और फाइनेंस रिलेटेड एरिया से हैं। इसके अलावा आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में भी जो मैक्सिमम न्यूज़ हैं वो समिट से ही रिलेटेड है। बिजनेस स्टैंडर्ड की जो BFSI समिट है तो उस न्यूज़ को हम कवर नहीं कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल क्या है जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। पैनल फॉर रीनिंग इन बिग टेक विद न्यू डिजिटल लॉ। रीन वर्ड की मीनिंग क्या होती है? लगाम लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। रीन मीन्स लगाम। तो देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हैं। किस लिए रिकमेंडेशंस दी हैं? जो बिग टेक कंपनीज है, 5 बिग टेक, स्पेशली जो 5 बिग टेक कंपनीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने डिजिटल कंपटीशन लॉ लाने की बात कही है या लाने के लिए रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को, जिससे कि जो ये बिग टेक कंपनीज हैं जो एंटी कॉम्पिटिटिव माल प्रैक्टिसेस यूज़ कर रही हैं उन सबको रेगुलेट किया जा सके। तो जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए, उन सारी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ रिकमेंड किया है विद अदर सेट ऑफ रिकमेंडेशंस। तो बेसिकली रिपोर्ट ने एक्सेंट रेगुलेशंस लाने की बात कही। व्हाट इज दिस एक्सेंट रेगुलेशन? द टर्म दिस एक्सटेंट refers to the future event that are based on forecast or prediction rather than any concrete results. So basically extent regulation means based on the future predictions, based on the expectations, based on the forecasting. तो इस तरह के रेगुलेशन लाने की बात कही रिपोर्ट में, जहाँ रिपोर्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट को जो सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट डिजिटल इंटरमीडियरीज हैं, SIDIs हैं, इनको प्रॉपरली डिफाइन करना चाहिए और इनको रेगुलेट करने के लिए टाइटर रेगुलेशंस की ज़रूरत है बाय एंटिसिपेटिंग द चेंज इन एक्टिविटीज़ इन फ्यूचर। और बेसिकली जो ये सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंस डिजिटल इंटरमीडियरीज हैं जिसमें बड़ी बड़ी टेक कंपनीज आती हैं, इनको क्लासीफाई करने के लिए भी कई सारे पैरामीटर बताए हैं इस पर्टिकुलर कमिटी ने। अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू, अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स, इन सब के बेसिस पर इन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट डिजिटल इंटरमीडियरीज को क्लासीफाई किया जाए और क्लासिफिकेशन के बेसिस पर इन पर टाइटर रेगुलेशन लगाया जाए, ऐसा रिकमेंडेशन है इस पर्टिकुलर स्टैंडिंग कमेटी की। तो इसमें जो मेजरली जो कंपनीज आ रही हैं, अगर मैं उनका नाम बताऊं तो जो 5 बिग टेक कंपनीज हैं, अल्फाबेट विच इज़ ओन्ड बाय गूगल, मेटा, अमेजॉन आर द अमंग दोज रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड ओवर अ बिग टेक कंपनीज। और इनको हम फैंग नाम से भी जानते हैं, हम कवर भी कर चुके हैं इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को। दिस टर्म फैंग बेसिकली रिफर्स टू फेसबुक और मेटा, जिसको हम बोलते हैं इधर अमेजोन, दिस वन इज़ नेटफ्लिक्स एंड दिस इज़ गूगल और अल्फ़ाबेट। तो बेसिकली जो टॉप टेक कंपनीज़ हैं उनको रेगुलेट करने की बात करी। हालांकि पैनल ने बहुत सारे इश्यूज़ पर क्लैरिटी भी दी। तो पैनल ने क्लैरिटी दी कि जैसे जो टॉप बड़ी कंपनीज़ हैं ये अपने ऑफ़र को फेवर करती हैं ओवर द ऑफर ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें जो गूगल प्ले स्टोर है, उस पर कई बार एलिगेशन लगे हैं कि उस प्ले स्टोर ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज़ किया। इसीलिए EU ने एक रिसेंटली लॉ पास किया है जहां पर जितने भी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने प्ले स्टोर को ही बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप करती है अपने मोबाइल फ़ोन्स में, उनको स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए हैं कि वो थर्ड पार्टी प्ले स्टोर्स को भी अलाउ करें। जैसे कि एप्पल आईफोन ने अलाउ कर दिया है, आगे आने वाले टाइम में एप्पल आईफोन के प्लेटफॉर्म पर EU में, यूरोपियन यूनियन में आईफोन पे अब गूगल प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशंस डाउनलोड किए जा सकेंगे।
तो पैनल ने आइडेंटिफाई किया कि जो बड़ी कंपनीज हैं ये बेसिकली अपने ऑफर को प्रेफर करती हैं ओवर द ऑफर ऑफ द कॉम्पिटिटर, एंड दिस विल एक्चुअली डिस्टॉर्टिंग और दिस इज एक्चुअली डिस्टॉर्टिंग द स्मॉल प्लेयर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो इसीलिए पैनल ने बोला दैट इंडिया मस्ट आइडेंटिफाई द स्मॉल नंबर ऑफ लीडिंग प्लेयर्स or the market winners that are negatively influencing the competition within the digital ecosystem, और जिसकी वजह से जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, जो MSMEs हैं, ये ग्रो अप नहीं कर पा रही क्योंकि ये बड़ी कंपनीज अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज़ करती हैं। तो रिपोर्ट जो आई है वो ऐसे टाइम में आई जब ऑलरेडी गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज ऑलरेडी ग्लोबल सिक्योरिटी या स्क्रूटनी के लेंस में हैं बिकॉज ऑफ मिसयूजिंग देयर मार्केट डोमिनेंट मार्केट पोजीशंस यूजिंग द चंक ऑफ यूजर्स डेटा। तो बड़ी कंपनीज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, इनके पास अच्छा इंटेलेक्चुअल कैपिटल होता है, इनके पास एक लार्ज यूज़र बेस होता है, जिसकी वजह से ये डेटा एनालिटिक्स को यूज़ करते हुए यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट भी बनाती हैं, यूज़र की जो डिमांड है उसको पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेती हैं। बहुत सारे इनको एडवांटेजेस हैं ओवर द स्मॉल प्लेयर्स, जिसको लेकर के पैनल ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। और अगर हम इंडिया में बात करें, जैसे कि कह रहे हैं कि गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन, इन सब पर जो ग्लोबल स्क्रूटनी है वो इंक्रीज़ हो गई। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो रिसेंटली गूगल पर CCI स्टैंड्स फॉर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 सेपरेट केसेस में अप्रॉक्सीमेटली 936 और 1337 करोड़ की पेनल्टी लगाई है जस्ट फॉर अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन मार्केट। इसके अलावा तो इस पर्टिकुलर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इसने एक और रिकमेंडेशन दी जहाँ पर बोला है कि CCI का जो रोल है, CCI का जो पावर है, जो अथॉरिटी है, उसको भी स्ट्रेंथन करने की पोजीशन की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट चेंज हो रही है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी पेनिट्रेट कर रही है, करंट फॉर्म में CCI जो है वो अपने रोल को रिस्पॉन्सिबली पूरा नहीं कर सकती। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नेसेसिटी टू स्ट्रेंथन द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया टू टेक अप द न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और इसके लिए स्किल्ड एक्सपर्ट्स जो डिफरेंट एकेडमिक्स और डिफरेंट फील्ड से हैं उनको भी अपॉइंट करने की और CCI में लाने की बात कही है पैनल। तो बहुत सारी रिकमेंडेशन है, डेफिनेटली वी कैन नॉट डिस्कस ईच एंड एवरी रिकमेंडेशन है, बट जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन हैं वो यही है कि गूगल, मेटा, अमेजॉन, एप्पल जैसी कंपनीज को रेगुलेट करने की बात है, CCI को स्ट्रेंथन करने की बात है, और इनको जो प्रॉपर जो डेफिनेशन है इंटरमीडिएट्स को उसको भी डिफाइन करने के लिए की रिकमेंडेशंस है। तो दीज आर द की रिकमेंडेशंस बाय द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गेल्स गैस हंट में कंटिन्यू फॉर अ ईयर। तो जो गेल दैट इज स्टेट रन गैस यूटिलिटी गेल, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ गेल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। तो स्टेट ओन PSU है जो कि गैस और एनर्जी सेक्टर में ऑपरेट करती है। फिलहाल के लिए न्यूज़ ये है कि जो गेल है वो उसका जो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो रशिया है। रशिया में एक गज़प्रॉम करके एक गैस फील्ड है जहाँ से गेल जो है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो सप्लाई लेता है या एक्सट्रैक्ट करता है। तो अब न्यूज़ ये है कि गेल जो फिलहाल के लिए रशिया से आने वाला जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, जो आने वाली लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उसकी सप्लाई डिस्ट्रप्शन को लेकर के फेयर में है। तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि गेल को जो सप्लाई मिलती है गैसप्रॉम से रशिया के, वो हो सकता है रिड्यूस हो जाए या हो सकता है बिल्कुल ही बंद हो जाए आगे आने वाले कुछ 12 महीनों के लिए। और इस तरह की शॉर्टफॉल को लेकर के या एंटिसिपेट करके नाउ गेल इज प्रिपेयरिंग टू मीट द शॉर्टफॉल अकॉर्डिंगली। तो डेफिनेटली अगर इस पर्टिकुलर फील्ड से, ऑयल फील्ड से सप्लाई बंद हो रही तो गेल को अब ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी ढूंढने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड। तो सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से ऑलरेडी 20% जो गैस सप्लाईज हैं, ऑयल गैस सप्लाईज हैं, उसमें अभी फ़िलहाल के लिए कट ऑफ देखा गया है गेल में। इसके अलावा भी बट ऐसा कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन है सप्लाई कंस्ट्रेंट की, ये अभी आगे आने वाले टाइम तक कंटिन्यू रहेगी, जिसकी वजह से गेल को जो है वो अदर सोर्सेस को अब सर्च आउट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मीट आउट द डिमांड। और एज पर द डेटा अप्रॉक्सीमेटली 8.5 to 9 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे MSCMD की जो शॉर्टफॉल है वो गेल अभी फेस कर रहा है। हालांकि इसको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मॉस्को से रशिया से डिस्कशन नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी मई में एक बड़ा अमाउंट का जो कंसाइनमेंट है 2.4 MT
पीए का वो ऑलरेडी पॉज हो गया था, जिसके बाद से गवर्नमेंट ने नेगोशिएशन स्टार्टेड था। अच्छा, रीज़न क्या है? रीज़न जो साइड हो रहे हैं वो हो रहे हैं सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट और टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से ये इशू, सप्लाई जो इशू है, ये शॉर्टफॉल जो है जनरेट हो रहा है। क्योंकि गैसप्रॉम की अगर बात हो तो गैसप्रॉम ने जर्मनी में जो उसकी सब्सिडरी है उस पर कंट्रोल अपना खो दिया था बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। तो ओवरऑल जो उसका रूट कॉज है वो रशिया यूक्रेन वॉर ही है, जिसकी वजह से सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट जनरेट हो रहे हैं, रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट जनरेट हो रहे हैं और सप्लाई में डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। और इसी सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट की वजह से जो गेल है अब वो अपने फर्टिलाइज़र प्लांट्स और पावर जनरेशन यूनिट्स में जो गैस सप्लाई करता था, एनर्जी सप्लाई करता था, फिलहाल के लिए उसको अब उसे कट करना पड़ रहा है, उन सप्लाईज को रोकना पड़ रहा है एज़ पर द कंपनी ऑफिशियल्स। इसके अलावा जो कुछ अदर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं अदर एरियाज़ में, वहाँ पर भी जो है वो सप्लाई जो है वो कट करेगा गेल। तो अगर यूपी के प्लांट की बात है तो ऑलरेडी अपने 40% लेस कैपेसिटी से ऑपरेट कर रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंटरनल प्रोजेक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो ये सिचुएशन है ये अभी 6 से 9 महीने और मोर ज़्यादा बात करें ऑप्टिमिस्टिक होने की तो 12 महीनों तक अभी ये सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी। हालांकि स्टोरी क्या है, तो जो ये इशू स्टार्ट हुआ ये गैसप्रॉम मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापुर GMTS, जो कि अब गैसप्रॉम जर्मेनिया की सब्सिडी है, वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मई में ये इशू स्टार्ट हुआ था जहाँ पर GMTS ने गेल को सप्लाईज देने से मना कर दिया था। बैक इन 2012 GMTS और गेल ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2.8 MT ऑफ LNG पर ईयर। ये कॉन्ट्रैक्ट 2012 में साइन हुआ था। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो GMTS था वो गेल को LNG सप्लाई कर रहा था, बट मई में ये इशू पॉपअप हुआ जहाँ पर GMTS ने सप्लाई करने से रोक दिया, हम बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्निकल कंस्ट्रेंट GMTS जो है वो सप्लाई नहीं कर पाया। सप्लाई अंडर द डील स्टार्टेड इन 2018। 2012 की जो डील थी वो 2018 से एग्जीक्यूट होना शुरू हुई, 2018 से कंटिन्यूअस सप्लाई मेंटेन थी। हालांकि फुल वॉल्यूम एक्सपेक्ट जो हुआ था वो रियलाइज नहीं होता, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि 2023 तक ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फुली फंक्शनल हो जाएगा, GMTS जो है गेल को फुल सप्लाई करना शुरू कर देगा। बट अर्लियर दिस ईयर GMTS गॉट हाउस्ड अंडर गैसप्रॉम जर्मेनिया। तो जो गैसप्रॉम जर्मेनिया है जिसको हम GmbH भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो जर्मेनिया ने एक्वायर कर लिया बिकॉज गैसप्रॉम गेव इट्स ओनरशिप टू ऑफ द कंपनी इन अप्रैल विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन एंड इम्पोज्ड सैंक्शंस। और इसके बाद रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हो चुकी, जिसकी वजह से जो जर्मनी थी उसने गैसप्रॉम जर्मेनिया का जो कंट्रोल था वो सीज कर दिया, वो अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसकी वजह से ये जो GmbH है ये GMTS को भी सप्लाई नहीं दे पा रही, या कुछ सैंक्शन या कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स की वजह से ये जो इनके बीच में रिलेशन है वो इम्पैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से GMTS जो है वो गेल को सप्लाई नहीं दे पा रही। ओवरऑल जो कॉज है दैट इज रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जिसकी वजह से जर्मनी जो कंट्रोल है वो सीज कर लिया है गैसप्रॉम जर्मेनिया का फ्रॉम अप्रैल। और अप्रैल में इस कंट्रोल के बाद से मई से ये जो सप्लाई का इशू है ये स्टार्ट हो चुका है। सो फॉर GMTS हैज़ डिफॉल्टेड ऑन सप्लाई ऑफ मोर देन 20 कैटेगरीज और शिप लोड्स, 30 of which were said to be received in the second quarter। तो अभी तक 20 कार्गोज जो हैं, जो कह सकते हैं 20 शिप लोड्स हैं, उस पर अभी तक GMTS डिफॉल्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस गैसप्रॉम जर्मेनिया कंट्रोल इशू। सो दिस इज़ अ लूजिंग स्टेम। हम देख सकते हैं अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का डेटा दिया हुआ है। ब्लू लाइन इंडिकेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 एंड दिस ऑरेंज जो येलो बार इंडिकेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। तो फिलहाल के लिए अब गेल को ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू इंश्योर द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ LNG। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 9 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। डिफेंस परचेज प्लान वर्थ ₹84K करोड़ क्लियर। सो फाइनली डिफेंस मिनिस्ट्री ने थर्सडे को बहुत सारे जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं, वेपन्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं, उनके प्रोक्योरमेंट के लिए 84,000 करोड़ का जो फंड है वो अलोकेट किया। तो बहुत सारे मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स, लाइट टैंक, एंटी शिप मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब्स, ये सारे जो कॉम्बैट फैसिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं स्पेशली फॉर आर्म्ड फोर्स, उनका प्रोक्योरमेंट करने के लिए ये एलोकेशन किया गया है।
तो फाइनली DAC स्टैंड्स फॉर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हेड करते हैं। इस पर्टिकुलर काउंसिल ने इतने बड़े अमाउंट के प्रोक्योरमेंट के प्रपोजल को क्लियरेंस दे दी है। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर द प्रोक्योरमेंट केम एमिड द स्पाइक इन टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, क्योंकि इंडिया एंड चाइना के बीच में रिसेंटली जो जिस तरीके से क्लैशेस बढ़ रहे हैं तवांग रीजन में और जो अदर रीजन में, उसको देखते हुए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन और अ जेस्चर बाय इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री। अब ये जो प्रोक्योरमेंट होगा ये अलग अलग सोर्सेस होगा। अप्रॉक्सीमेटली 24 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स जो हैं वो अप्रूव हुए हैं, जिसमें से 6 जो है इंडियन आर्मी के लिए है, 6 जो हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए है, और जो 10 हैं वो इंडियन नेवी के लिए, और जो 2 हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हैं। और इनकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो 84,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली 84,328 करोड़ की है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल हैं, तो फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल जैसे कि लाइट टैंक्स, नेवल एंटीशिप मिसाइल्स, मल्टीपर्पज वेसल्स, न्यू रेंज ऑफ मिसाइल सिस्टम, लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब्स एंड नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, इन सब का भी प्रोक्योरमेंट इस पर्टिकुलर एलोकेशन में किया जाएगा। सो मिनिस्ट्री सेड अप्रॉक्सीमेटली 21 प्रपोजल्स वर्थ ₹82 करोड़ विल बी प्रोक्योर फ्रॉम इंडिजीनियस सोर्सेज। अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया जो डिफेंस के सेक्टर में इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंस को अचीव करने के लिए इंडिजीनियसली डेवलप कर रही बहुत सारे इक्विपमेंट्स को, मिसाइल्स को और कैपेबिलिटीज़ को। इसमें से जो 24 जो कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स फाइनलाइज हुए हैं उसमें से 21 जो प्रपोजल्स हैं जिनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 82 करोड़ हैं, वो इंडिजीनियस सोर्सेज से ही प्रोक्योर किए जाएंगे। रिमेनिंग जो 4 हैं उनके लिए आउटवर्ड सर्चिंग करी जाएगी। And this will also enhance the India's आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव और मिशन और स्कीम। तो ये केवल डिफेंस को ही नहीं स्ट्रॉन्ग करेगा, इंडिया की आर्म फोर्सेस को ही मॉडर्नाइज नहीं करेगा, इसके अलावा जो आत्मनिर्भर भारत है उस मिशन को भी अचीव करने में हेल्प मिलेगी। तो दिस इज अ स्ट्रेंथ बूस्टर फॉर नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि इसके ही साथ दी हुई है, डिफेंस से ही रिलेटेड है। नो ब्रेक थ्रू इन 17th राउंड ऑफ इंडिया चाइना टॉक्स। तो इंडिया और चाइना के बीच में तवांग सेक्टर में जो क्लैशेस स्टार्ट हुई हैं उसको लेकर के 17th राउंड की हाई लेवल मिलिट्री टॉक्स चल रही है। बट ऐसा कहा जा रहा है कि फ़िलहाल के लिए इस 17वीं जो हाई लेवल मिनिस्ट्री टॉक है इससे कोई भी रिजोल्यूशन या कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन सामने नहीं आ रहा, कोई भी कंसेंसस नहीं बने। सो देयर वाज नो इंडिकेशन ऑफ एनी फॉरवर्ड मूवमेंट इन रिजोल्यूशन ऑफ द रिमेनिंग इश्यूज। तो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया थर्सडे को, जहाँ पर दोनों ही साइड्स ने एक्सचेंज के डिफरेंट व्यूज़ ऑन ओपन एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर टू रिजॉल्व द रेलिवेंट इश्यूज़, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू डिसीजन, कोई सब्सटैंशियल डिसीजन फ़िलहाल के लिए इस राउंड ऑफ नेगोशिएशन में इंडिया और चाइना के बीच में नहीं हुआ। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। RIL टू बाई मेट्रोज इंडिया बिजनेस। रिलायंस रिटेल हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर 100% स्टेक इन मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया। तो ये जो डील है ये अप्रॉक्सीमेटली 2,850 करोड़ में ये डील साइन हो रही है, जहां पर RIL मेट्रो कैश एंड कैरी का 100% एक्विजिशन करेगा। और इस एक्विजिशन के बाद जो RIL है उसको मेट्रो के जितने भी नेटवर्क हैं, वाइड नेटवर्क ऑल अक्रॉस द इंडिया, जो डिफरेंट की सिटीज़ में लोकेटेड हैं, चाहे पर वो रजिस्टर्ड किराना स्टोर हो, चाहे वो अदर रिटेल स्टोर हो, उन सब पर RIL का कंट्रोल हो जाएगा। RIL उन सबको फिर कंट्रोल करेगा। हालांकि अभी जो ये ट्रांजैक्शन है दैट इज सब्जेक्टेड टू रेगुलेटरी एंड कस्टमरी अप्रूवल, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मार्च 2023 तक ये डील फाइनलाइज करने की बात हो रही है। सो दिस इज अ वेरी बिग एक्विजिशन बाय RIL। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रूल्स फॉर क्विकर रिजोल्यूशन ऑफ बिल्डर्स इंसॉल्वेंसी ऑन कार्ड्स। So Indian government or central government is thinking to bring the new rules or set of rules or regulation for what? For handling the real estate bankruptcies। तो जो real estate sector में जो companies bankrupt हो जा रही हैं, जिनका resolution होना होता है, उनके लिए government जो है वो नया set of rules और regulation लाने जा रही है। Basic जो purpose है, reason है, ये aim है इस particular नए regulation के पीछे वो ये है कि जो real estate की जो bankrupt companies है उनका जल्दी से जल्दी resolution हो जाए।
तो इसके लिए आईबीसी जो इंडिया का जो फेमस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड रूल है, इसमें बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो प्रपोज किए जाएंगे एंड दीज चेंजेस विल परमिट द रिजोल्यूशन ऑफ द केसेस ऑन प्रोजेक्टिव वाइज बेसिस एज पर द पीपल अवेयर अबाउट द मैटर। और ऐसा कहा जा रहा है इसमें जो बहुत की प्रोविजन, जो की चेंज लाया जा रहा है वो ये लाया जा रहा है कि जो अपार्टमेंट्स हैं, कंप्लीटेड अपार्टमेंट्स हैं, वो होम बायर्स को हैंड ओवर कर दिए जाएँ। इवन जो इंसॉल्वेंसी जो प्रोसीडिंग्स हैं, चल भले ही वो अंडर वे ही क्यों ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि जो रियल एस्टेट कंपनी जब इंसॉल्वेंट होती हैं तो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट जो होता है जो छोटे छोटे बायर्स होते हैं, होम बायर्स जो अपनी हार्ड एंड मनी किसी एक छोटे से घर को खरीदने में लगाते हैं, उनको नुकसान होता है। इसीलिए ये प्रोविजन इसमें डाला जा रहा है कि अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी रेजोल्यूशन की प्रोसेस में जाती है तो उस ड्यूरेशन में जो कंप्लीटेड अपार्टमेंट्स हैं, जो कंप्लीटेड होम हैं, वो बायर को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, भले ही उसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हुई हो या ना हुई हो। तो प्रोजेक्ट बेसिस पर रेजोल्यूशन को देखा जाएगा। जो फिनिश्ड अपार्टमेंट्स हैं उनको होम बायर्स को हैंडल कर दिया जाएगा। प्री पैकेज रेजोल्यूशन प्लान लाए जाएंगे इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स। फ्लेक्सिबल प्लान्स होंगे फॉर ऑपरेशनल एंड नॉन वायबल एसेट्स सेपरेटली। और अगर करंट सिचुएशन देखें तो इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 2000 केसेस जो हैं वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी के रियलिटी सेक्टर में, 2000 कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में से 436 जो हैं वो रियल स्टेट सेक्टर के इंसॉल्वेंसी केसेस थे। तो इसीलिए एक्सटेंड को देखते हुए गवर्नमेंट जो है वो आईबीसी में चेंज करने जा रही है, मोर स्पेसिफिकली फॉर रियल स्टेट सेक्टर कंपनीज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, गोयल टेबल जन विश्वास बिल फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल ने थर्सडे को लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है जन विश्वास बिल। इस बिल के तहत बहुत सारे जो माइनर ऑफेंसेस हैं उनको डीक्रिमिनलाइज करने की बात करी जा रही है। तो बेसिकली कॉमर्स और बिजनेस की फील्ड में ऐसे जो छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं जो अभी फिलहाल क्रिमिनल ऑफेंसेस के तहत आते हैं, उनको डीक्रिमिनलाइज करने की बात कही जा रही है, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंडिया में इम्प्रूव हो सके। तो इसके तहत अप्रॉक्सीमेटली 183 प्रोविजंस आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनमें चेंज किया जाएगा, जिनमें अमेंडमेंट किया जाएगा फ्रॉम 42 एक्ट्स। तो 42 एक्ट से 183 ऐसे प्रोविजंस आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि माइनर ऑफेंसेस को क्रिमिनलाइज करते हैं। तो इन्हीं को अब चेंज किया जाएगा, जैसे कि जो माइनर ऑफेंसेस हैं फिलहाल के लिए उनका डीक्रिमिनलाइजेशन किया जा सके। इससे पहले ये बिल पास किया जाए, डेफिनेटली इट विल गो फॉर जॉइंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, जहां पर ये जॉइंट कमेटी इस बिल को स्क्रूटिनाइज करेगी। एज ऑफ नाउ 183 प्रोविजंस आइडेंटिफाई किए गए हैं 42 एक्ट्स में, जो कि 19 मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो काफ़ी ह्यूज, मैं बोल सकते हैं बड़ा बिल है जो कई सारे प्रोविजंस को कवर करेगा। तो ऐसा कहना है हमारे जो मिनिस्टर, उनका कहना है देयर आर मेनी लॉज इन द कंट्री अंडर विच पनिशमेंट प्रोविजंस आर देयर फॉर द माइनर ऑफेंसेस एंड फॉर दैट पीपल हैव टू अप्रोच द कोर्ट, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बिजनेस हैंडलिंग प्रोसीजर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। तो फिलहाल के लिए उन सारे माइनर ऑफेंसेस को आइडेंटिफाई किया गया है, प्रोविजंस को आइडेंटिफाई किया गया, एक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया, मिनिस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से मिनिस्ट्रीज उससे इम्पैक्ट होंगी। तो 31 मेंबर की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो इस पर्टिकुलर प्रपोज लेजिस्लेशन को इवैल्यूएट करेगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बिल के पीछे जो रैशनलाइजेशन है वो ये है कि डिक्रिमिनलाइज करके मॉनेटरी पेनाल्टीज जो है वो इम्पोज कर दी जाए डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस। तो जो छोटी छोटी बातों के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होता है, बिजनेसमैन का भी टाइम वेस्ट होता है, वो थोड़ा सा ईज आउट हो पाएगा। And this is one of the very serious measure for promoting the ease of doing business in India. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 4 CPSEs extended ₹2,609 crore worth of undue benefits to executive CAG. So CAG stands for Controller and Auditor General of India. तो Controller and Auditor of General of India ने approximately 2,609 करोड़ आइडेंटिफाई किए हैं, कि हम बोल सकते हैं 2,609 करोड़ का मिसमैच आइडेंटिफाई किया गया, फ्रॉड आइडेंटिफाई किया गया है as a undue benefit that has been extended to the executive of 4 CPSE. CPSE stands for सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो 4 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में अप्रॉक्सीमेटली 2,609 करोड़ का अनड्यू बेनिफिट्स उनके एग्जीक्यूटिव को दिया गया। इट मीन्स फ्रॉम डिफरेंट माल प्रैक्टिसेस ये जो एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने इतने करोड़ का, हम कह सकते हैं सीधे भाषा में, फ्रॉड किया है। कौन कौन सी 4 PSUs हैं? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, गेल एंड
ONGC विदेश। तो इनकी जो बुक्स ऑडिटिंग हुई, जब बुक की ऑडिटिंग हुई तो उसमें ये आइडेंटिफाई किया गया कि IOCL ने अप्रॉक्सीमेटली 1448 करोड़, ONGC ने अप्रॉक्सीमेटली 733 करोड़, गेल ने अप्रॉक्सीमेटली 415 करोड़ और ONGC विदेश ने अप्रॉक्सीमेटली 14 करोड़ का फ्रॉड किया है या फंड का मिस एप्रोप्रिएशन किया है। और उस मिस एप्रोप्रिएशन का सीधा जो रीज़न है वो ये है कि उनके जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचाया गया है। ऐसा कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, जो कि पार्लियामेंट में टेबल करी है कल कैग ने। और स्पेशली किस हेड के तहत ये फ्रॉड किए गए? रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल टू इट्स एग्जीक्यूटिव बेस्ड ऑन देयर पोजीशंस। All these CPSCs has violated the Department of Public Enterprises guidelines as per the CAG lines. तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस के तहत ये फ्रॉड किए गए हैं। कैफेटेरिया अप्रोच के तहत ये फ्रॉड आइडेंटिफाई किए हैं कैग ने। सो लेट अस सी इसके बाद क्या होता है। So that is all for today students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.